जी स्टार्ट करते, फिर वो खत्म हो जाएगा नहीं तो जल्दी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो कल हम लोगों ने ये देखा, व्यंजन संधि कल पढ़ रहे थे हम लोग, और व्यंजन संधि में हम लोगों ने पहला चीज क्या देखा था? जस्तो और चढ़तो कि 3 4 5 यर लब ह अगर आता है तो तीसरे में बदल जाएगा, और 1 2 और श ये आता है तो पहले में बदल जाएगा। ये हम लोगों ने देखा था। दूसरी चीज आज हम लोग कल उसके बाद हम लोगों ने देखा था, अनुनासिक किसको कहते हैं, अनुस्वार किसको कहते हैं, और म किसको कहते हैं। तो अनुनासिक किसको कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी होती है, वो अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे कि म है, प प ब भ म, है ना, म। तो म क्या है कि आप देखिए, केवल म आप नहीं बोल रहे हैं, म के साथ में एक नकार की ध्वनि आ रही है, न नासिका का उपयोग हो रहा है, तो अनुनासिक है। तो सभी वर्गों का जो अंतिम व्यंजन है, कवर्ग का क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये जो सभी वर्गों का अंतिम व्यंजन है, पांचवा, वह क्या है? अनुनासिक। उसके अलावा भी और अनुनासिक है, लेकिन हम लोग अभी व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं, तो व्यंजनों में ये अनुनासिक। और अनुस्वार क्या होता है? स्वर के बाद आने वाला, इसकी भी ध्वनि नाक से निकलती है। देवनागरी लिपि में अनुस्वार का चिन्ह बिंदु के रूप में विभिन्न जगहों पर प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देखिए, मन कैसे लिखाएगा, ये देखिए रंजन शब्द है, इसमें र के ऊपर में जो बिंदु है ये अनुस्वार है। तीसरी चीज है जो संस्कृत में है, वो म है, म का ऐसे लगा। इसमें एक मजाक में ये बोलते हैं कि हिंदी लिख दो, पहले कलम वाली से लिखी जाती थी, इंक वाले पेन से, बोलते थे हिंदी लिख दो और कलम को झाड़ दो ऐसे ऐसे करके, तो जहां तहां कहीं पर बिंदी पड़ जाएगा, कहीं पे डबल डॉट पड़ जाएगा, कहीं पे ऐसा हो जाएगा, तो बोले वो संस्कृत हो जाएगा, मजाक में बोलते हैं। तो क्या है कि अनुस्वार, अनुनासिक और म, ये संस्कृत में बहुत ज्यादा उपयोग होता है, और ये तीनों जो है एक दूसरे में हमेशा इंटरचेंज होते रहता है। अब ये कैसे इंटरचेंज होता है, इसको हम लोगों को समझना है थोड़ा सा। दो मामले में अनुनासिक में बदल जाता है। कौन कौन बदल जाता है? अनुनासिक से टच हुआ तो व्यंजन, व्यंजन का मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 का मतलब क्या हो गया? वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वह अनुनासिक में बदल जाएगा। अनुनासिक क्या है? 2 जगहों से बोला जाता है, वो अनुनासिक में बदल जाएगा। जैसे जगत जोरनाथ, जगन्नाथ। वाक मूलम, क है, क किस चीज में बदल जाएगा? म के बगल में आया है, म अनुनासिक है, तो अनुनासिक इसको क को अपने में बदल लेगा।
अब दूसरा अनुनासिक कब बदलेगा, अनुस्वार से टच हुआ तो अनुस्वार अनुनासिक में बदल जाएगा। देखिए बदलेगा अनुनासिक में, पहले मामले में व्यंजन बदलेगा, दूसरे मामले में अनुस्वार बदलेगा। जो बदलता है वह कमजोर होता है, इस तरह से उसको याद रखिए। तो सबसे कमजोर कौन है, अनुस्वार, और 1 2 3 4 टकराएगा तो अनुस्वार बदल जाएगा। तो सबसे कमजोर है अनुस्वार, और 1 2 3 4 और अनुनासिक टकराएगा तो 1 2 3 4 बदल जाएगा। तो 1 2 3 4 अनुनासिक से कमजोर है और अनुस्वार से ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, अनुनासिक समझ आ गया। जो है वह 1 2 3 4 से ज्यादा बरियार है, ज्यादा मजबूत है। इसीलिए अनुनासिक और 1 2 3 4 आपस में टकराएंगे तो 1 2 3 4 बदलेंगे, और अनुस्वार और 1 2 3 4 टकराएंगे तो अनुस्वार बदल जाएगा। जो बदलता है वह कमजोर होता है। अब देखिए लिखने के भी हिसाब से सबसे कमजोर कौन सा है, यहां पर सबसे कमजोर है बिंदु, उससे बरियार कौन हो रहा है, 1 2 3 4, उससे बरियार कौन है, अनुनासिक। यह याद रखने का तरीका है, नहीं तो इसमें इतना तेज आदमी फंसता है कि याद ही नहीं रहता अनुनासिक बदलेगा कि अनुस्वार बदलेगा कि कौन बदलेगा, फंस जाता है। नीलिमा जी अब आपको याद रहेगा? हाँ जी, अच्छे से। देखिए बिंदु सबसे कमजोर है, उससे बड़ा है 1 2 3 4, उससे बड़ा है अनुनासिक। 1 2 3 4 बिंदु से बड़ा है, स्पष्ट लिखने से ही पता चल रहा है, और उससे बड़ा अनुनासिक इसीलिए है क्योंकि 1 2 3 4 में केवल एक ही चीज का जरूरत पड़ता है उच्चारण के लिए। जैसे क का उच्चारण के लिए कंठ का जरूरत पड़ता है, पूरे कवर्ग के उच्चारण के लिए कंठ का जरूरत पड़ता है, क ख ग घ, देखिए कंठ का जरूरत पड़ता है ना। लेकिन क ख ग घ के अंत वाला जो अनुनासिक आता है न, उसमें कंठ के साथ साथ मुख का भी जरूरत पड़ता, नासिका का भी जरूरत पड़ता है। तो नासिका इसमें ज्यादा लगता है। जैसे च छ ज झ है, इचू या शानाम तालु, सबका सूत्र बना हुआ है, हम लोग को याद है कि ई च वर्ग पूरा है, उसके उच्चारण के लिए तालु का उपयोग होता है। देखिए च छ ज झ, जीभ तालु में सट रहा है, लेकिन यह बोलने के लिए तालु के साथ साथ नासिका का भी उपयोग होता है। तो अनुनासिक अनुस्वार से 1 2 3 4 टकराएगा तो अनुस्वार जो है वो 1 2 3 4 में बदल जाएगा और इसके अनुसार बदलेगा। और 1 2 3 4 अनुनासिक से टकराएगा तो 1 2 3 4 बदलेगा, लेकिन अपने ही हिसाब का बदलेगा, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसका थोड़ा सा हम लोग अभ्यास कर लेते हैं। एक चीज आपको और बता दें, संस्कृत जो व्याकरण है उसमें कहीं पर संधियों का नाम नहीं लिखा हुआ है, वो तो सीधे रूल बताए हैं, नाम हम लोग डाल दिए हैं। किसका कौन नाम रहेगा वो कोई जरूरी नहीं है कि देखिए। अब देखिए वाग जोन्मूलम 1 2 3 4 में अनुनासिक टकराया, तब ग जो है किस चीज में बदलेगा, अनुनासिक में बदलेगा, अपने ही ग्रुप का बदलेगा। देखिए क्या हो गया, ग अंग में बदल गया, यहाँ हो जाए।
अब देखिए सड, ड में मयूख म टकराया, दो राजाओं के बीच में झगड़ा हुआ, संधि हुआ, झगड़ा हुआ, भारत पाकिस्तान में झगड़ा हुआ। अब ड में म टकराया तो म की ड किस चीज में बदल जाएगा? ट ठ ड ढ न में, सन्मयूखा। अब देखिए चिद ये जो दिख नहीं रहे हैं आपके आदित्य जी, दिख नहीं रहे हैं स्लाइड, सिर्फ अच्छा पहली वाली स्लाइड। अच्छा अच्छा, वो वाले दिख नहीं रहे हैं, रुक जाइए। अब दिख रहे हैं? हाँ आ गई, चिन्मयम। अब ये वाग वाला देखिए, वाग है, ग में म टकराया तो क्या हो जाएगा? ग, क ख ग घ ङ में बदल जाएगा, वांग मूलम। ये देखिए ड है तो ड किस चीज में बदलेगा? ट ठ ड ढ न में। चिदमयम, चिन्मयम हो जाएगा। चिन्मयम हो जाएगा। ठीक है, चिन्मय मिशन है ना। हाँ हाँ, अब मयट, अब देखिए अर्थ आप लोग को कैसे निकालना है। मयट जहां जहां लगा रहता है उसका मतलब प्राचुर्य अथवा उसी का बना हुआ होता है। दारूमयम, दारू का मतलब होता है लकड़ी, तो लकड़ी का दारूमयम का क्या मतलब हो गया? लकड़ी का बना हुआ दरवाजा या लकड़ी का बना हुआ खिड़की। दारूमयम ब्रह्म, लकड़ी का बना हुआ ब्रह्म किसको कहते हैं? जगन्नाथ जी को। जगन्नाथ जी की मूर्ति लकड़ी की बनी होती है ना। हाँ जी। तो दारूमय ब्रह्म किसको कहेंगे? दारू का मतलब होता है लकड़ी, मैं जहां भी लगा रहता है मतलब उस चीज का प्राचुर्य। वो आगे हम आपको समझाएंगे अभी कि कैसे, मतलब संधि पहले समझ जाइएगा तब आपको मजा आने लगेगा। दारूमयम ब्रह्म, दारू, दारू का बना हुआ ब्रह्म, तो लकड़ी का बना हुआ ब्रह्म कौन हुआ? जगन्नाथ जी। जगन्नाथ। जलमय ब्रह्म, जलमय ब्रह्म कौन हुए? गंगा जी। ब्रह्म ही है लेकिन जल जैसा दिख रहा है, दिख रहा है नहीं? ठीक। अब देखिए दूसरा वाला जो अनुस्वार होगा वो कैसे होगा ये भी देखिए। अब अनुस्वार में क ख ग घ टकराएगा, अनुस्वार सबसे कमजोर है। अब अनुस्वार जो है बदल जाएगा, तब किसके हिसाब का बदलेगा भाई? तो अनुस्वार का तो अपने आप में कोई रूप रंग आकृति नहीं है, तो वो बगल नहीं है। वाले के रूप का बदल जाएगा। ये जो सामने वाले से वो टकराया तो सामने वाले के हिसाब का बदल जाएगा। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। अंकितः, ण, क्या हो जाएगा? ये अंग हो जाएगा। ण, ण। अब संस्कृत पढ़ने में जो सबसे ज्यादा दिक्कत होता है वो यही सबको देख करके होता है। जहां पर ये ऐसा लिखा हुआ दिखता है बस आदमी को ना एकदम से पैरालाइज हो जाता है कि अरे ये लिखा क्या हुआ। कुछ भी नहीं है, एकदम घबराना नहीं। अब ये क्या हो जाएगा? मूंग के बाद ये सा है तो चौ के नौ बगल हो जाएगा। न्यों हो जाएगा, मुंचती। मुंचती। तदलाभ, अच्छा ये अभी नहीं पढ़ाया।
अब अगला चीज आपको ये पढ़ना है कि अनुस्वार मोनुस्वार, ये सूत्र है। म का अनुस्वार हो जाए, ठीक है। ये संधि माला चलती है, म का अनुस्वार हो जाता है और अनुस्वार 1 2 3 4 में बदलता है। ये आपको मोनुस्वार का दिखा देते हैं। सबसे ज्यादा जो संधि होती है वो मोनुस्वार होता है। इसको भी आपको मैं दिखा देता हूं। रामम वंदे, म हलंत है, ठीक। ये म हलंत जो है ये बिंदी में बदल जाएगा, रामम वंदे। दूसरा देखिए, गुहायाम तपति, ये म जो है अनुस्वार में बदल जाएगा। तो इसमें तो कुछ खास हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं इसमें हुआ, कुछ खास नहीं हुआ, कुछ बस भी आधा खास म नहीं। जो है, हाँ, आधा म सबसे convert हो इजी जाता है। संधि यही है। आधा म जो है वो बिंदी में बदल गया। अब ये बिंदी जो है अगले स्टेप में आप चाहें तो इस बिंदी को किस चीज में बदल देंगे? वो अनुस्वार दूसरी और 1 2 3 अनुस्वार संधि, टकराएगा तो किस चीज में बदल जाएगा? हाँ, ये अनुनासिक में फर्स्ट बदल वाले में। जाएगा। हम्म। ठीक है ना? हम्म। हम्म। हाँ 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 याद आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ हाँ जी, अब ये अनुनासिक में बदलेगा तो कौन सा अनुनासिक में बदलेगा? कवर्ग का, कवर्ग का तथा दधा न, नौ में बदल जाएगा। तो अगला स्टेप में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको काट करके अब बीच में ऐसे आधा नौ लिख, गुहायान तपति, वो भी ठीक होगा। वो भी ठीक हो। मतलब एक ही चीज जो ये है वो 3 हिसाब से लिखा जा सकता है, गुहायाम तपति, गुहायांग तपति, गुहायान तपति। ओके, समझ रहे हैं? हाँ जी। 3 कौन कौन हुआ? एक तो ये हुआ, हाँ, गुहायाम तपति, गुहायाम तपति। दूसरा और ये हो गया हाँ हाँ जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तीसरा जो मैंने काट करके इसको काट करके यहाँ पर 9 लगा दिया। हाँ हाँ ठीक है। हाँ जी। अब हम लोग चलते हैं अगले संधि की ओर। अब अगले में चले ना? हाँ जी। जी जी। एक अब छोटा सा संधि बचा हुआ है इस तरह का। त वर्ग के बाद अगर ल आएगा, त के बाद, थ के बाद, द के बाद, पूरे त वर्ग के बाद अगर ल आएगा तो त जो है ल में बदल जाएगा। अपवाद, त जो है ल में बदल जाएगा। अपवाद है क्या फिर ये? अपवाद नहीं है, एक तरह से इसको क्या बोलेंगे, तो लॉ का तो कोई नियम था नहीं। त वर्ग के बाद अगर लॉ आता है तो त जो है लॉ में बदल जाएगा, नियम ही है, अपवाद इसको मत कहिए। मतलब एक अलग संधि हो गई। हाँ, ये एक अलग ही संधि है। अपवाद तब होता है जब एक संधि का एक रूल है बना हुआ, उसको काट करके दूसरा रूल बना। इसका एग्जाम्पल बताइए। जैसे कि अयादि संधि का अपवाद जो है बहुत सारा है। एचो यवा यवा है ना, कि ए आई के बाद में अगर कोई भी आएगा तो ए का आई का आई, ओ का अव और औ का आब होगा, ये था। लेकिन ए के बाद में अगर अ आएगा तो नहीं होगा, एचो यवा यवा नहीं लागू होगा, तो वो अपवाद होगा।
वो मैं आपको जब चार्ट दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। अभी इसको समझ लीजिए, फिर मैं अपवाद आपको एक समझाता हूँ वो करके। तत् तल्लीन शब्द आपने सुना होगा कि परमात्मा में तल्लीन है ना। तो तत्व का मतलब होता है वह। विवेक चूड़ामणि में भी आप लोगों ने पढ़ा है, तत् का मतलब होता है वह। वह में लीन। तो त के बाद में अगर ल आता है, तोरली सूत्र है, त के बाद में अगर ल आता है तो त जो है ल में बदल जाता है, तल्लीन। ओके। तल्लय, तत्लय, उसमें लय हो गया। तत् का मतलब होता है वह, उसमें लय हो गया, तो तल्लय। अब आपको अगर कहीं पर तल्लय शब्द मिला और आपने संस्कृत में पढ़ रखा है तत् का मतलब होता है वह, लय का मतलब होता है लय हो जाना। अब आप तल्लय का मतलब क्या खोजने, ये तल शब्द तो कहीं मिला ही नहीं है हमको, तो तत् शब्द आपको पढ़ाया जाएगा तो आप खट से संधि कर लेंगे, अच्छा तोरली लगा हुआ है, ये तल्लय है। मतलब नहीं, बट ये कैसे पता चलेगा कि ये संधि, अगर हम सिर्फ तल्लय वर्ड देखते हैं तो इसमें हमें संधि कहाँ लगेगी? यहाँ नॉर्मल में तो हमें संधि लगेगी नहीं। देखिए, आपने शब्द जाना है तत्, आपने शब्द पढ़ा है तत्, आपने कहीं पर तल शब्द नहीं पढ़ा है, ठीक है। वो बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अभ्यास के साथ में समझ में आने लगेगा। आपने शब्द पढ़ा है तत् और आपने शब्द पढ़ा है लयः। लयः का मतलब लीन हो जाना, तत् का मतलब वह। अब एक शब्द आपको टकराया तल्लयः, तो आपने डिक्शनरी में भी खोजा तल्लयः मिलेगा नहीं, तल नहीं मिलेगा अलग। तब आप इसको देखेंगे, अच्छा ये तोरली लगा हुआ है, ये लॉ जो है, ये जहां पर दो लॉ मिल रहा है ना, तो उसको आप संधि कर लीजिएगा। वो भी हम आपको सिखा देंगे सिस्टम, संधि तोड़ा कैसे जाता है ना, वो और आसान है, आपको सिखा देंगे। संधि में दो चार जगहें खोजी जाती है, जैसे कि कहीं पर य दिखे, इसको अगर आपको तोड़ना होगा तो एक हिस्सा ई कर दीजिए और एक हिस्सा अ कर दीजिए। यन संधि का है, कहीं पर य दिखता है तो अगर ई अ में टूट करके दो सार्थक शब्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये ठीक है। वो हम सिखा देंगे कैसे तोड़ना होगा संधि को, कोई मुश्किल नहीं, पहले सब सीख लीजिए थोड़ा थोड़ा। याद न भी रहे ना तो एक संस्कार बनता है, फिर खटाक से वो हो जाता है कि अच्छा ऐसा हुआ होगा। अब देखिए आगे चले जी। कि आपको अपवाद समझा दें, एक अपवाद आपको समझा देते हैं पहले। एकदम समझ समझ के चलना है, बार बार पूछ पूछ के चलना है। देखिए यहां पर क्या है, ए आई ओ औ के बाद में कोई भी स्वर आएगा, कोई भी स्वर आएगा, चाहे अ आए, चाहे आ आए, चाहे ई आए, चाहे ए आए, तो ए का हो जाएगा आई का हो जाएगा आई, ओ का हो जाएगा अब, ओ का हो जाएगा आप। इसका देखिए एग्जाम्पल, विष्णु जोड़ ए, विष्णु ओ का हो जाएगा आई, ओ का हो जाएगा अब में ए जुड़ गया तो विष्णवे। ये तो आप लोगों ने पढ़ा है, हरे में ए का हो जाएगा आई, आई में ए जुड़ गया तो हरा ए हो गया। अब इसका अपवाद मैं आपको दिखलाता हूं।
आपने पढ़ा था कि ए आई ओ औ के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो ए आई आई अब आब हो जाएगा, लेकिन उसका छोटा जगह है कि ए के बाद में और ओ के बाद में अगर अ आता है तो दोनों को मिला करके आई होने के बजाय ए हो जाएगा, दोनों को मिला करके ओ होने के अब होने के बजाय ओ हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, ए और अ आया है, नियम था कि कोई भी स्वर आए तो ऐ हो जाएगा, उसमें वो स्वर जुड़ेगा, लेकिन देखिए ए और अ को मिला करके ए ही हो जाएगा, तेत्र हो जाएगा। ये क्या है? अपवाद है। अयादि संधि कहां कहां लगता है? ए के बाद में, ऐ के बाद में, ओ के बाद में, औ के बाद में। ए ऐ ओ औ के बाद में कोई भी स्वर आए तो अयादि संधि होता है, लेकिन ए के बाद में और देख लीजिए, ए के बाद में और ओ के बाद में कोई भी स्वर नहीं, केवल अ आया तो क्या हो जाएगा? ए और ओ। तो अयादि संधि का क्षेत्र जो है व्यापक है, बड़ा है, बड़े जगह पर है, काफी फैलाव में है, और उसका छोटा जगह क्या है? पूर्व रूप संधि, एंगी पूर्व, एंग पदांताति। आपको अपवाद समझ में आ गया? निरवकाशो विधि अपवादः। हाँ जी। हाँ, मतलब कि जैसे किसी का खेत हो 100 एकड़ का, और उसी 100 एकड़ के प्लॉट में एक आदमी को दे दिया 1 एकड़ या 2 एकड़, तो अब 100 एकड़ वाला अपना खेत जोतने जाता है तो 2 एकड़ वाला लाठी लेकर के खड़ा हो जाता है कि तुम अपना 98 एकड़ में जोतो, 2 एकड़ तुमको नहीं हम जोतने देंगे। ऐसे समझाते थे गुरुजी को। तो ये जो है ना अयादि संधि है 100 एकड़ में फैला हुआ, ए हो, ऐ हो, ओ हो, औ हो, उसके बाद में कोई भी स्वर आए तो ए ऐ अब औ आब हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जगह पर नहीं होगा। कौन कौन जगह पर? ए के बाद में, ओ के बाद में अगर अ आ गया, कोई भी स्वर नहीं, केवल अ आ गया तो नहीं होगा। इसको कहते हैं अपवाद, निरवकाशो विधि अपवाद। आदित्य जी, ये तेत्र में उल्टा एस सा क्या लिखा हुआ है? हाँ, तेत्र में ये एस क्या है बीच में? घुंडी सी है ना एक बीच में। हाँ, तेत्र, हाँ, तेत्र में देखिए ना, हाँ, उल्टा एस सा लिखा हुआ है ना। हाँ, वो एस सा जो लिखा हुआ है ना, वो लिखना जरूरी नहीं है, वो दिखाता यह है कि यहां से एक अ गायब हुआ है। ये अगर आप केवल ते अत्र भी सीधे तेत्र लिख दिए तो भी चलेगा। ये एक, इसका यह मतलब है कि यहां से एक स्वर जो है गायब हो गया है। देखिए ना, एक तरह से वो गायब ही हो गया ना, ए का तो ए रहा ही और अत्र का अ गायब हो गया है, ते का ते रह गया और अत्र का अ गायब हो गया है। उस गायब अ के लिए ऐसा दिखाया जाता है। और जहां पर अगर आ गायब आता है, श्लोक पढ़ने ना, उसमें ये बहुत आता है, बहुत आता है। ये इसका मतलब है कि ये एक अ गायब हो गया, इसका ये साइलेंट का द्योतक। जैसे लिसन में LISTEN होता है, लेकिन उसको लिसन बोलते हैं, टी का उच्चारण नहीं करते हैं। तो वो जो है ना, ये साइलेंट वर्ण के लिए यहाँ पर ये बता रहा है कि कोई वर्ण यहाँ पर गायब हो गया है। अगर इसको चाहे तो सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। ठीक है, ऐसे भी लिख दिया तो कोई दोष नहीं। जैसे हम लोग कॉपी लिखते हैं, हाँ, तो उसमें ये डाल देते हैं अपूर्व कॉपी कोशोयम विद्यते तब भारती, वहां पर भी वही संधि हुआ है, पूर्व संधि हुआ है, यही वाला संधि हुआ है। देखिए, लेकिन हमें लगता है कि लिखना चाहिए, मतलब गायब नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें लगता है लिखना चाहिए। हाँ, लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है।
कॉपी में भी देखिए ना, इसमें दो जगहों पर ये अपवाद लगता है। कॉपी का को है ना, देखिए अब एकार और ओकार के बाद में अ आएगा तो अ गायब हो जाएगा। कॉपी को प्लस अपी। अब को कैसे आया वो भी बताएंगे व्यंजन संधि में। कह जोड़ अपी होता है कॉपी। कहाँ से आएगा? हाँ, वो व्यंजन संधि में बताएंगे आप, ये विसर्ग संधि में आपको बताएंगे। लेकिन को और अपी में जब संधि होगा आपस में, तो देखिए ओ के बाद में अगर अ आया, यहां पर होना क्या चाहिए था? ओ का क्या होना चाहिए था? अब होना चाहिए था। एचो यवा यावा के हिसाब से आपको जो बताया कि एकार के बाद में, ओकार के बाद में, ऐकार के बाद में, औकार के बाद में अगर कोई भी स्वर आता है तो एका औ, वो बताया था ना, एका एका ऐ, ओका अब, ऐका आव, औका आव, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन वो न हो करके यहाँ पर उसका अपवाद है। को के बाद में अपी आ गया तो ये अ उड़ जाता है सीधे सीधे, ऐसे समझिए, अ गायब हो जाता है। दोनों को मिला करके एक ही बचता है, को अपी। अब आप एक छोटा सा ये बता दें आप लोग को, अभी अगला आप कल पढ़ाएंगे परसों, संधि पहचाना कैसे जाता है, कि कहां पर पहचानेंगे कि संधि कहां पर हो रही है। अब जैसे देखिए यन संधि, मान के चलिए आपके साथ सामने में एक शब्द आ गया नद्यस्ति। आने दीजिए इसको, यह प्रक्रिया तो याद है। इकार के बाद में अगर अ आएगा तो य में बदल जाएगा वो। अब जहां भी आपको य दिखे तो उसको दो टुकड़ों में बांट दीजिए। य देखिए, य में अ जुड़ गया है। अब अगर पूरा पूरा कहीं पर य आपको दिख रहा है तो उसको दो टुकड़ों में बांटिए। य को अलग कीजिए, अ को अलग कीजिए, और देखिए कि उससे कोई सार्थक शब्द बन रहा है कि नहीं। अगर दोनों टुकड़ों में से कोई एक भी सार्थक बन रहा है, कोई ऐसा शब्द बन रहा है जिसका कोई अर्थ आपको मालूम है, और लगभग हिंदी भाषी सभी लोगों को, या मराठी भाषी, बंगाली भाषी में, संस्कृत में जो भी अर्थ निकलेगा लगभग कुछ ना कुछ आपको पता चल जाएगा, तो वो जो है वहां पर संधि आप कर दीजिए। य को तोड़ना होता है, व को तोड़ना होता है, ये सब जगह है जहां जहां तोड़ना होता है। स्वागतम या बद्ध्वागमनम। अब वो जो है इसको दो टुकड़ा में तोड़ दीजिए। हम होंगे तो सीधे तोड़ देंगे दो टुकड़ा में। क्या क्या टुकड़ा में तोड़ेंगे इसको? देखिए ये वो है, इसको हम खट से तोड़ेंगे ऊ में, बड़ी ऊ है, और आ में, वा को ऊ और आ में हम तोड़ देंगे सीधे सीधे। अब ये दीर्घ ऊ होगा कि ह्रस्व ऊ होगा वो आगे पता चलेगा, ये कुछ भी ऊ होगा। अब दीर्घ ऊ है, क्यों है दीर्घ ऊ, वो भी पता चल जाएगा कि बधू शब्द जो होता है वो दीर्घ उकारांत तो होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ह्रस्व उकारांत तो कोई शब्द होता नहीं है, दीर्घ ऊ ही होता है। तो इस तरह से आपको पता चलते जाएगा। स्वागतम है, वह है, उसको दो टुकड़ों में तोड़ दीजिए। एक टुकड़ा ऊ में बदल जाएगा, एक टुकड़ा अ में बदल जाएगा, आ में बदल जाएगा। स्वा है ना, तो वा का आ, इस तरह से तोड़ा जाता है। फिर आपको अर्थ, वो जब हम श्लोक करवाएंगे तब आपको समझ में आने लगेगा। तो अब 1 मिनट बचा है, आज यहीं पर बंद करते हैं। कल रविवार है, परसों से फिर क्लास करेंगे।